क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत किसके प्रति होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा और डी है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत किसके प्रति होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में विशेष बहुमत की आवश्यकता निम्न में से किसके लिए नहीं होती है? कह रहा है भारत में विशेष बहुमत की आवश्यकता निम्न में से किसके लिए नहीं होती है? ए है मौलिक अधिकार संशोधन, बी है राष्ट्रपति चुनाव, सी है संघ राज्य संबंध और डी है न्यायपालिका संबंधित अनुच्छेद। तो भारत में विशेष बहुमत की आवश्यकता निम्न में से किसके लिए नहीं होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है? ए है लिखित संविधान, बी है एकल नागरिकता, सी है स्वतंत्र न्यायपालिका और डी है शक्तियों का विभाजन। तो निम्न में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकल नागरिकता भारत को अर्ध संघीय बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग राज्यपाल कब करता है? क्वेश्चन है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कब करता है? ए है हर निर्णय में, बी है केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, सी है कुछ विशेष परिस्थिति में और डी है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल कब करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ क्या है विशेष परिस्थिति में, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान कुछ सीमित मामले में राज्यपाल को विवेक देता है और ये अपने विवेक का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थिति में भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संसद की अस्थायी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है संसद की अस्थायी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है कानून बनाना, बी है बजट पास करना, सी है विधायी कार्यों की गहन समीक्षा और डी है राष्ट्रपति को सलाह। तो संसद की अस्थायी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायी कार्यों की गहन समीक्षा। संसद की अस्थायी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो विधायी कार्यों की गहन समीक्षा। समितियां संसद के कार्य को तकनीकी रूप से मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीली क्रांति का सीधा संबंध किससे है? क्वेश्चन है नीली क्रांति का सीधा संबंध किससे है? ए है डेयरी, बी है मत्स्य पालन, सी है कपास उत्पादन और डी है बागवानी। तो नीली क्रांति का सीधा संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति मछली उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है और मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नहीं है? ए है कृषि उत्पादन, बी है खाद्य मूल्य, सी है विदेशी मुद्रा भंडार और डी है ग्रामीण रोजगार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार। तो मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नहीं है, तो विदेशी मुद्रा भंडार ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार मानसून से सीधे प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्य उद्देश्य क्या है? ए है निजीकरण, बी है डेटा नियंत्रण, सी है सार्वजनिक सेवा वितरण और डी है निगरानी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सेवा वितरण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीपीआई से सेवाएं कुशल और समावेशी बनती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट होने की प्रमुख शर्त क्या है? क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट होने की प्रमुख शर्त क्या है? ए है उच्च वर्षा, बी है स्थानिक प्रजातियां, सी है अधिक वन क्षेत्र और डी है कम जनसंख्या। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट होने का प्रमुख शर्त क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक प्रजातियां, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्थानिक प्रजातियां मुख्य मानदंड होता है जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास है?
भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है सांसद और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राज्य आपातकाल का आधार किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है राज्य आपातकाल का आधार किस अनुच्छेद में है? ए है 352, बी है 356, सी है 360 और डी है 365। तो राज्य आपातकाल का आधार किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होती है और ये आपातकाल को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है मौद्रिक शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कह रहा है मौद्रिक शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है मांग बढ़ना, बी है महंगाई नियंत्रित करना, सी है बेरोजगार बढ़ना और डी है सब्सिडी बढ़ना। तो मौद्रिक शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महंगाई नियंत्रित करना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई पर नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है करा निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? करा निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ए है जीएसटी, बी है सीमा शुल्क, सी है आयकर और डी है उत्पाद शुल्क। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा हो जाएगा? आयकर। प्रत्यक्ष कर का भार सीधे करदाता पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है सतही जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन है सतही जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए है कुआं, बी है झील और नदियां, सी है हिमनद और डी है भूजल। तो सतही जल का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झीलें और नदियां, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए है CO2, बी है SO2 और NOx और सी है मीथेन और डी है ओजोन। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण बनता है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए होते हैं? कह रहा है संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए होते हैं? ए है केवल संसद, बी है केवल अध्यक्ष, सी है संसद और सदस्य और डी है केवल सरकार। तो संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है संसद और सदस्य, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संसद की गरिमा बनाए रखने हेतु ये अधिकार है संसदीय विशेषाधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है जनगणना में प्रयुक्त डी फैक्टो मेथड का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है जनगणना में प्रयुक्त डी फैक्टो मेथड का अर्थ क्या है? ए है जन्म स्थान, बी है अस्थायी निवास, सी है जनगणना के समय उपस्थिति और डी है पहचान पत्र। तो जनगणना में प्रयुक्त डी फैक्टो मेथड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनगणना के समय उपस्थित, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां व्यक्ति पाया जाता है वहीं गिनती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कार्बन बजट किससे संबंधित है? कह रहा है कार्बन बजट किससे संबंधित है? ए है कर नीति, बी है उत्सर्जन सीमा, सी है वन संरक्षण और डी है क्या है ऊर्जा सब्सिडी। तो कार्बन बजट किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन सीमा, निश्चित समय में अनुमेय उत्सर्जन सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है भारत में नगर पालिका किस भाग में है? कह रहा है भारत में नगर पालिका किस भाग में है? ए है भाग 9, बी है भाग 9A, सी है भाग 10 और डी है भाग 11। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में नगर पालिका किस भाग में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए में, यानी 74th क्या है संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है
सार्वजनिक ऋण में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण में शामिल नहीं होता है। ए है आंतरिक ऋण, बी है बाह्य ऋण, सी है अल्पकालीन उधार और डी है कर राजस्व। तो सार्वजनिक ऋण में शामिल नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर राजस्व। सार्वजनिक ऋण में कौन शामिल नहीं है, तो कर राजस्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्लाइमेट रेजिलियंस का आशय क्या है। कह रहा है क्लाइमेट रेजिलियंस का आशय क्या है। ए है उत्सर्जन रोकना, बी है जलवायु अनुकूलन क्षमता, सी है मौसम पूर्वानुमान और डी है आपदा राहत। तो क्लाइमेट रेजिलियंस का आशय क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूल क्षमता, अनुकूलन क्षमता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जलवायु प्रभावों को सहने व अनुकूलन की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वन्य जीव गलियारे का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है वन्य जीव गलियारे का उद्देश्य क्या है। ए है पर्यटन, बी है वन विस्तार, सी है पशु आवागमन और डी है शिकार नियंत्रण। वन्य जीव गलियारे का उद्देश्य क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु आवागमन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीवों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, ये वन्य जीव गलियारे का उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है। ए है संसद, बी है राज्य सरकार, सी है CACP की सिफारिश पर केंद्र और डी है RBI। तो न्यूनतम मूल्य समर्थन का निर्णय कौन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CACP की सिफारिश पर केंद्र, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या है। ए है घाटा रहित बजट, बी है पिछला बजट आधार नहीं, सी है केवल पूंजीगत व्यय और डी है कर रहित बजट। शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछला बजट आधार नहीं, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर मद को शून्य से औचित्य सिद्ध करना होता है, इसलिए पिछला बजट आधार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है प्रति व्यक्ति आय और डी है गरीबी रेखा। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गरीबी रेखा को शामिल नहीं किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको कवर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप प्रत्येक दिन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।